आप अपने अगल-बगल देखो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे समाचार पत्रों में आपको कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा आपको मिल ही जाते हैं। इवन आप देखो तो आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सेमिनार्स, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो रही होती हैं। इवन आप यहाँ तक देखो तो बच्चों की किताबों में जो प्राइमरी स्तर पे हैं या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड पे हैं, उनकी भी किताबों में आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग और ओज़ोन डिप्लेशन जैसे चैप्टर डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बताऊँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो एनवायरनमेंट को कंपल्सरी पेपर बना दिया है, इसको क्वालिफ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। जो इतनी सारी चीज़ों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पर्यावरण आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है और पर्यावरण एक तरह से हम और पर्यावरण को देखें तो पूरा गिव एंड टेक रिलेशन है। कहने का अभिप्राय है कि अगर आई विल इन्वर्ट इन्वायरमेंट, डिस्टर्ब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट विल डिस्टर्ब अस। तो ये गिव एंड टेक रिलेशंस है। तो आइए दोस्त, इन्हीं गिव एंड टेक रिलेशंस और इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए एक करंट अफेयर्स का आर्टिकल है, चीन का कार्बन व्यापार, जहाँ बहुत सारे मुद्दे कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता को लेकर है। पिछले साल आप सब जानते हैं 2021 के पेपर में इन्वायरमेंट ने गंद मचा दिया था। मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में सर्वाधिक प्रश्न जो थे 21 से 22 क्वेश्चन आपके पेपर में इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट को हल्का मत लो दोस्त, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही बिहेवियरल टॉपिक। इसमें तो टेक्निकल चीज़ें भी नहीं है, ठीक है, पर हाँ समझना तो है। तो देखिए यहाँ पर मैं कई ऐसे मेन टॉपिक्स तो है, चीन का कार्बन बाजार, लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जहां कार्बन ट्रेड यानी कार्बन व्यापार, कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन साख और कार्बन टैक्स मतलब कार्बन कर के बारे में भी आपको समझाऊंगा। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर जाने के पहले मैं आप सबको बता दूं कि भाई मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी है और मैं अनअकैडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पीएचडी आईटी दिल्ली से की है और मेरी एक संस्था है जो गोरखपुर में चलती है, जहां का मैं डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आईएएस गोरखपुर। और फेस टू फेस क्लासेस के लिए मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पीएचडी मैंने आईटी दिल्ली से की है और यहाँ 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी किताबें जो हैं वो साइंस टेक एनवायरनमेंट में आती हैं, जो मैकग्रा हिल में पब्लिश्ड होती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़े रहें, रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अकेडमी, या मेरे पीडीएफ और प्लस जो वीडियो क्लासेस होती हैं उसका पूरा लिंक यहाँ पर शेयर होता है। प्लस अनअकैडमी पर जो मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ओके, कुछ फ्री क्लासेस भी वहाँ पर अपलोड हैं, वो unacademy.com/Ravi पर जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। रवि यूपीएससी पासकोड है, कोर्स ज्वाइन करते समय इसको यूज़ कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा 10% से ज़्यादा डिस्काउंट भी आपको मिलता है। अंत में एक बात और बता दूं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, टॉपिक पर जाने के पहले, कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक हो रहा है। 23 दिसंबर की जो प्राइस हाइक थी उसको थोड़े समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर प्राइस हाइक 3000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ होने वाले हैं अलग अलग कोर्सेज से, प्लस कॉम्बो के लिए, प्लस जीएस के लिए, और 1 साल से ऊपर के कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करते हैं इस समय, सिर्फ इस समय, देर नहीं करें, तो 3 मंथ का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाता है। और रवि यूपीएससी तो आपके लिए हमेशा जिंदाबाद है। इससे आप अपना जो भी फायदा है, बेनिफिट है, कंसेशन है, जो रिबेट है, ले लीजिएगा। लास्ट और फिर हमारा टॉपिक, प्यारा टॉपिक, यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो है वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह 26 दिसंबर टू 2 जनवरी को है, जो कि 11 AM है, जहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए की स्कॉलरशिप है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप डिफरेंट रैंकिंग के हिसाब से आपको मिलती है। ये पूरा का पूरा ये टेस्ट सीरीज सिलेबस को कवर करता है। टॉप एजुकेटर्स होते हैं, वीडियो सोल्यूशंस होते हैं, आपको मिलते हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन से मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के, प्लस ऑल इंडिया रैंकिंग होती है, प्लस 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 प्रैक्टिस और इन्हांसमेंट भी आपको मिल जाता है। रवि यूपीएससी आपका कोड है, इससे यूज़ कीजिए और कोई भी छूट है तो लीजिए और एंजॉय कीजिए। अब भाई फाइनली चीन का कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार क्या है दोस्त? चीन का कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट, इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। असल में क्या होता है, चीन में कुछ स्थानीय स्तर पर इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं पायलट लेवल पर, ओके, लेकिन उसी को बड़े लेवल पर आपको बताऊं, आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार का शुभारंभ किया जाता है नेशनल स्तर पर। यानी जो चीज़ पायलट प्रोजेक्ट पे चाइना में चल रहा होता है उसको पूरे नेशनल लेवल पे लागू किया जाता है। और इसके साथ ही आपको बताऊं तो दुनिया की सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जो है उसके साथ ही चीन दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करता है, जबकि इसके पहले दुनिया की सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जो थी वो यूरोपीय संघ मैनेज कर रहा था। यानी कहने का मतलब है अब चाइना का भी वो मार्केट है जहाँ पर आप कार्बन को खरीदो। और
और बेच सकते हैं, सीधा कहने का अभिप्राय है। अब आप ऐसे काफ़ी लोगों के सामने प्रश्न होगा, सर कार्बन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं का क्या मतलब है? यही समसामयिकी है जिसके लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और यहाँ आपको उसके बहुत सारी छोटे छोटे कंसेप्ट, कार्बन कर क्या होता है, कार्बन व्यापार क्या होता है, कार्बन साख क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बिजली क्षेत्र की कुल 2225 कंपनियां एक साथ आती हैं, और कार्बन न्यूट्रलिटी का जो लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2060 तक, जैसा चाइना कह रहा है, वैसे अभी COP26 का रिपोर्ट आया है, कभी आपको सुनने में आता है कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक, कभी कहते हैं 2070 तक, जो भी करना हो, जिस हिसाब से करना हो, जहां पर भी बात कर रहे हैं उसमें कोशिश किया जाएगा। अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? कार्बन न्यूट्रलिटी आपको समझाऊं, देखिए किसी टॉपिक को समझाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब तक उसका ABCD नहीं समझिएगा, जैसे अब मैं आपको कार्बन बाजार समझा रहा हूँ और आपको कार्बन न्यूट्रलिटी पता ही नहीं है, तो फिर आप कार्बन बाजार क्यों समझ रहे हैं? अब इसलिए मुझे आपको 1 मिनट लगेगा कार्बन न्यूट्रलिटी समझाने के लिए, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सहज, सरल और सुलभ तरीके से कार्बन तटस्थता को समझिए। मान लीजिए, अच्छा आप मुझे बताइए, दुनिया में हम पर्यावरण प्रदूषण कब मानते हैं? तो मैं बोलूँगा भैया, जब दुनिया में औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई। कब से मानते हैं? जब दुनिया में औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई, इंडस्ट्रीज लगाए गए, तब से मानते हैं कि, और ये कब से हुआ? 1970s के आसपास, है ना, 17वीं सेंचुरी के आसपास दुनिया में इंडस्ट्रीज बोले जाते हैं, ठीक है? 17वीं सेंचुरी के आसपास, 17वीं शताब्दी के आसपास पर्यावरण माने, क्योंकि इस समय औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई, पूरी दुनिया में कार्बन का एमिशन होना प्रारंभ हो गया, और आज हम लोग इस स्तर पर पहुँच गए हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक है। तो 17वीं सेंचुरी में जो औद्योगिक इकाइयों के पहले जो वातावरण में कार्बन था, वो एक सामान्य कार्बन था, वो एक न्यूट्रल कार्बन था। अभी जो मात्रा बढ़ गई है भाई, इसी मात्रा को कम करके कर करके इस लेवल पर पहुंचना है जो औद्योगिक इकाइयों के पहले की कार्बन की मात्रा थी, और इसी कार्बन की मात्रा को एक न्यूट्रल कार्बन बोलते हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो कार्बन बढ़ गया है उसको कम करके हमको औद्योगिक इकाइयों के लगने के पहले की जो अवस्था थी, कार्बन जो वातावरण में था, वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल सही है। और आज जो कार्बन बढ़ गया है मित्र, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन स्पेस। क्या बोलते हैं? लगे हाथ तो मैंने आपको एक और टर्म समझा दिया, कार्बन स्पेस क्या होता है। कार्बन स्पेस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कार्बन बढ़ा उसको कम करके उसके अवस्था तक पहुंचना, कार्बन न्यूट्रल तक, उसी बढ़ी हुई कार्बन की मात्रा को हम लोग कहते हैं मित्र कार्बन स्पेस। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है भाई कार्बन व्यापार क्या है, जो चाइना ने एक बड़े लेवल पर शुरू कर दिया है, इस तरह की चीज़ें। असल में क्या होता है, कार्बन व्यापार को हम लोग कार्बन उत्सर्जन व्यापार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन उत्सर्जन व्यापार भी कहते हैं। अब बात होती है कार्बन उत्सर्जन व्यापार क्या होता है। देखिए इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कार्बन उत्सर्जन व्यापार क्या होता है, पहले समझो। सॉरी, थोड़ा लिखने वाला प्रॉब्लम था, तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। थोड़े बटन दूसरे दब गए थे। अच्छा, मैं अब ये कह रहा था कि एक्चुअल में सॉरी गाइज, आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल। ओके, अब मैं थोड़ा आपको कार्बन व्यापार समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में क्या है, कार्बन व्यापार क्या होता है, जिसको आप कार्बन ट्रेड कहते हैं, है ना। ये क्या है समझना। अब कार्बन ट्रेड को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कार्बन क्रेडिट के बारे में। अब देखो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पहले हम समझते हैं कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कार्बन साख, है ना, साख। कार्बन क्रेडिट को समझना, असल में क्या होता है कि जब हम UNFCCC की मीटिंग में जाते हैं, देखिए कितनी चीज़ें आ रही हैं एक चीज़ों को समझाने के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में आता है, पृथ्वी सम्मेलन में 1994 से जाके फोर्स में आता है, और 1995 में इसकी पहली मीटिंग होती है, ठीक है। 1995 इसकी पहली मीटिंग होती है, और ये UNFCCC जो काम करता है, असल में काम करता है दुनिया में जो हरित गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको स्टेबलाइज करना, उनको उस अवस्था तक लाना, सामान्य अवस्था तक लाना जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको वहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, वहाँ तक लाने के लिए UNFCCC काम कर रहा है। अब देखिए UNFCCC के अंतर्गत ही एक क्योटो प्रोटोकॉल आता है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि हर कोई जानता है, क्योटो प्रोटोकॉल लाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल असल में 1997 में आता है। कब आता है? 1997 में आता है, 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जब लाया जाता है, वहाँ बोला जाता है कि 1990 को एक बेस ईयर मान लिया जाता है, और 2012 को एक टारगेट ईयर मान
मान लिया जाता है और कहा जाता है कि जो 1990 में जो पर्यावरण में प्रदूषण था उसका 5% तक कम करते हुए 2012 तक पहुंचना है। यानी 2012 तक 1990 के स्तर का 5% कम कर 2012 तक पहुंचना, ये लक्ष्य डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं, इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही कार्बन व्यापार के बारे में बात होती है। और कार्बन व्यापार को करने के लिए आपको क्या जानना होगा? कार्बन क्रेडिट जानना होगा। तो कार्बन व्यापार की बात कहां होगी? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होगी। अब बात होती है कार्बन क्रेडिट क्या होता है। सुनिए, कार्बन क्रेडिट क्या होता है हम आपको बता दें। देखिए, अभी मैंने जो आपको बात बोली थी वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। PDF सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। इन सब की शुरुआत अगर कार्बन व्यापार की बात करें ट्रेड की, तो क्योटो प्रोटोकॉल से ही माना जाता है। वो अलग बात है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तो हुआ था, नियम कानून बनाने की बात हुई थी यूएनएफसीसी की तीसरी मीटिंग में, लेकिन 2005 से जाकर क्योटो प्रोटोकॉल ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम बात करेंगे भाई कार्बन क्रेडिट क्या होता है। देखो, ऐसा होता है, कार्बन व्यापार के लिए हमको जानना होगा कार्बन क्रेडिट। ऐसा होता है जब हम यूएनएफसीसी की मीटिंग में जाते हैं, हर साल ये होता है, तो यहाँ पर हर कंट्री को एक टारगेट दिया जाता है। टारगेट, यहाँ पर टारगेट ना बोल के कोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटा दिया जाता है, QUOT, एक कोटा दिया जाता है कि इतना कार्बन एमिशन तुम कम करोगे। जैसे मान लो भारत को दिया गया 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, भारत तुम कम करो। कितना कम करो? 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल के अंतराल में कम करो। ठीक है, कैसे कम किया जाएगा, क्या होगा, वो मैं आपको अपने पर्यावरण के स्टैटिक वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, जो मैं अनअकैडमी पे सारी क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन आपने 5000 की जगह कितना कम कर दिया? 7000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया। ठीक है, तो यानी आपको जो टारगेट दिया गया, जो कोटा दिया गया, वो 5000 टन का था और आपने 7000 कम कर दिया, यानी 2000 आपने क्या कर दिया मित्र? एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन को कम कर दिया। ये एक्स्ट्रा कार्बन जो है ये आपकी अपनी कमाई बोला जाएगा, ये आपकी कमाई है, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं क्रेडिट। और पता है, अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमाई आप है करते हैं तो समझ लीजिए आपने 1 कार्बन क्रेडिट कमा लिया। कितना कमा लिया मित्र? 1 कार्बन क्रेडिट। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है आपने 1 कार्बन क्रेडिट कमा लिया। तो यहाँ पर बताओ, आपने 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करके 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कमा लिया, मतलब 2000 कार्बन क्रेडिट कमा लिया। इसकी आपकी कमाई मानी जाएगी, जो एक्स्ट्रा हुआ वो आपका अपना पर्सनल बोला जाएगा। अब सुनो, यही कार्बन को आप बेचते और खरीदते हो, यही पूरा कार्बन व्यापार है। और जो कार्बन को खरीदते बेचते हो ना, उसके लिए बहुत सारे, जानते हो क्या है, बहुत सारे, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, डाउ जोन होता है, सुने हुए सब है ना, शेयर मार्केट के लिए। वैसे ही तुम लोगों का बताऊं, कार्बन व्यापार के लिए होता है नारपूल। सुन लो, ये सब मैंने अपनी इन्वायरमेंट की किताब में भी लिखा, लेकिन तुम लोग कभी पढ़ोगे नहीं, प्रॉब्लम तो ये है ना। पावर नेक्स्ट, सुन लो, पावर नेक्स्ट है ना, नारपूल, पावर नेक्स्ट, चिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, ये सब नाम दिए हैं। ये सब वो जगह होती हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट वगैरह को बेचते खरीदते हैं। और उसी कार्बन क्रेडिट को बेचने खरीदने को क्या कहते हैं मित्र? कार्बन व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसी कार्बन व्यापार के लिए मार्केट बनाने की बात वही जो है चाइना किया है, जिसको लेके करंट अफेयर्स में वीडियो बना है, जो हम पढ़ाए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। और आगे बढ़िएगा, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, जानते हैं नुकसान क्या है? ये कार्बन क्रेडिट वेडिट जो धनी राष्ट्र है ना, वो सब क्या करते हैं, सब खरीद लेते हैं गरीब राष्ट्र से। जैसे मैंने कहा कि भारत ने 2000 कार्बन क्रेडिट भारत के पास है, तो वो क्या होगा, अमेरिका कहेंगे ऐसा, सुनो, हमको तुम बेच दो। ठीक है, तो ये आपका क्लाइमेट एक्सचेंज, नॉर्पूल, पावर रेंज, इनके थ्रू जाएगा, बेच दीजिएगा। वो सब क्या बोलेंगे, वो सब कहेंगे कि मेरा कम हुआ है। विकसित राष्ट्र कहेंगे कि मेरा कम हुआ है, जबकि वो तो विकासशील राष्ट्रों ने कम किया था। लेकिन विकासशील राष्ट्र उसके बदले कुछ पैसा हिसाब आ जाएंगे। अब कितना रुपया चल रहा है, कितना रेट चल रहा है, वो सब हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विकसित राष्ट्र इसके मजे ले रहे हैं, सीधी बात है ना। सामान्य भाषा में भारतीयों के दिमाग में क्या होगा, यही तो होगा ना कि विकसित राष्ट्र तुम तो मजे ले रहे हो, तुम लोग कार्बन एमिशन को जितना कम करने का कोटा दिया गया उतना तो कम किए नहीं, ऊपर से दूसरे से खरीद कर ले लिए। तो एक बात बताओ, विकासशील राष्ट्र को सब कुछ पैसा दिए हैं सब, तो उसी हिसाब से अगर हम बोले कि ये उसको नुकसान, इस सब एक ही तरह के हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम और बात सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो जाएगी, धनी राष्ट्र अपने उत्सर्जन क्रेडिट को कम कर देते हैं ताकि उन्हें बाजार में उतने खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो उत्सर्जन क्रेडिट है जो उनको दिया जाता है, तुम इतना क्रेडिट कम करो, लेकिन वो कहते हैं सब नहीं, हम और कम करेंगे। तो वो सब अपना कम करा के क्या करते हैं, कम करा के उनको प्रेशर बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तुमको बताएं कि अमेरिका हमेशा क्योटो प्रोटोकॉल के चीज़ों को अपोज करता है।
अमेरिका कभी क्योटो प्रोटोकॉल की बात से सहमत ही नहीं हुआ। काहे नहीं सहमत हुआ? इसलिए क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमारे यहाँ पर्यावरण प्राथमिकता नहीं है, हमारे यहाँ पैसा प्राथमिकता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था प्राथमिकता है। और अमेरिका कभी भी चीज़ से डिनाई भी नहीं किया है, मना भी नहीं किया कि हम तुम्हारा क्योटो प्रोटोकॉल का नियम कानून नहीं मानेंगे। अमेरिका कहता है जो तुम लोग हमको तुरंत फोर्स कर रहे हो ना, वो ना करो प्रभु, हम तैयार हैं करने के लिए, हमको भी पता है पर्यावरण जरूरी है। फिर अमेरिका फिर तुम लोग कहते हो तुरंत करो ना, अमेरिका में कहता नहीं, अभी तुरंत नहीं करेंगे, हमको थोड़ा और टाइम दो। काहे कि अमेरिका में क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ध्यान रखना, अमेरिका इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा महत्व किसको रखता है? हमेशा इकोनॉमी को रखता है। ये सब लोचा है जो यहाँ पर है। तो चाइना में भी इस तरह का बाजार, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब बात होती है कैप एंड ट्रेड प्रणाली क्या होती है। कैप एंड ट्रेड प्रणाली जो एक तरह का कार्बन व्यापार में जो वेरिएशंस है, जो भिन्नता है, उसको लेकर ये कैप एंड ट्रेड प्रणाली कार्य करती है। और कैप एंड ट्रेड प्रणाली में आपको बताऊं, ये पूरा कंपनियों के द्वारा आयोजित होता है। जो कंपनियां होती, अब मान लो जैसे कोई कंपनी है, तो भाई वो कंपनी भी तो प्रदूषण करती होगी, कोई इंडस्ट्री है तो प्रदूषण करती होगी, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो अधिकतम कार्बन प्रदूषण भत्ता उत्ता चाहिए। ठीक है, जो अनयूज्ड भत्ते हैं कंपनियों को बेचे जा सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अब जैसे जो हम कह रहे थे एक राज दूसरे रास्ते करता है कार्बन व्यापार पर टाइप का, उसी तरह की चीजें कंपनियां जो करती हैं कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, उसको कैप एंड ट्रेड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कंपनियां भी जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण के लेवल को ज़्यादा ना होने दें। तो ये भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। वही कैप एंड ट्रेड प्रणाली, सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत इसको संचालित किया गया था कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। तो यही करंट अफेयर्स वगैरह के न्यूज़ हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कार्बन व्यापार के लाभ और हानियाँ क्या हैं? देखिए, लाभ तो ये है कि विकसित राष्ट्र मजे ले रहे हैं, है ना। सॉरी, कार्बन व्यापार का लाभ यह है कि कार्बन एमिशन कम हो रहा है। हानियां यह है कि विकसित राष्ट्र मजे ले रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। लेकिन सुनो, पर्यावरण पूरी दुनिया का एक है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कार्बन क्रेडिट के बारे में बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन जो हम कम करते हैं, ठीक है ना, वो कार्बन क्रेडिट हो जाता है, जिसको बेचा खरीदा था, कार्बन व्यापार कहते हैं। ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि एक बात बताओ तुम लोग, पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मान लो सारी कंट्री मिलकर कंट्रोल करे और एक कंट्री उसका कंट्रोल ना करे, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा दुनिया सफर करेगी। तो यहां पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी पर्यावरण का संरक्षण करना है तो सबका साथ, फिर सभी का विकास हो पाएगा। यहां एक एक करने से पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात यहां पर और मैं आपको बता दूं, कार्बन कर को लेकर। कार्बन कर जो है आपको बताऊं, ये भी इशू होता है। कार्बन कर थोड़ा सा मिसलेनियस टॉपिक, असल में कार्बन टैक्स इसको बोलते हैं। भारत में भी ये चीज अपनाई जाती है आगे जाकर 2010 में। उस समय जो हमारे प्रणवदा होते हैं, प्रणवदा समझ गए, प्रणब मुखर्जी जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, वो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ओके एवरीवन, यहीं पर एक चीज़ मैं और बता दूं, उस समय जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं के अंदर देश में सबसे पहले कार्बन कर की शुरुआत होती है। कार्बन कर क्या होता है कि जो भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ का उपयोग करें जिसमें कार्बन एमिशन निकले, जैसे मान लो हम कोयला का यूज़ कर रहे हैं, तो कोयले के यूज़ में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोयला जब जलता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो जो कंपनी कोयला को मान लो कहीं दूसरे कंट्री से मंगा रही है भारत में, या फिर उस कोयले को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका एक टैक्सेशन होगा जो दिया जाएगा। ठीक है, उसका पर यूनिट एक प्राइस डिसाइड होता है और वो कंपनी सरकार को देती है, और सरकार उसके बेसिस पर क्या करती है, सरकार उसके बेसिस पर उस पैसे को इकट्ठा करती है और उससे अपने कंट्री में कार्बन जो एलिमिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। और कार्बन कर से जो पैसा इकट्ठा होता है वो देश में ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण को दूर करने के लिए उसको खर्च किया जाता है। वहीं लास्ट में आपको बता दूं, उत्सर्जन में कमी और खरीद समझौता क्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन में कमी खरीद समझौता क्या है, यही चीज है जो कार्बन क्रेडिट को खरीदने और बेचने वाली संस्थाओं के बीच एक कानूनी अनुबंध है जो लाया गया है करंट अफेयर्स में। इसीलिए ईआरपीए को करंट अफेयर्स से जोड़ा गया है। चाइना में एक्चुअल में क्या है वही मैं बता रहा हूं, एक कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने वाली संस्थाओं के बीच एक कानूनी अनुबंध लाया गया है, जहां पर कार्बन क्रेडिट एक परमिट या प्रमाण पत्र बना दिया गया है। और यहां जो धारक कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में उत्सर्जित करने की अनुमति देता है, उसके ऊपर पूरा एक रेगुलेशन और कंट्रोल है। यानी कहने का मतलब है ईआरपीए क्या है, जो एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट है, उसके लिए अरे वही जो कार्बन वार्बन बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसी के कंट्रोल करने के लिए ईआरपीए समझौता जो है वही चाइना को लेकर करंट अफेयर्स का न्यूज और आर्टिकल बन रहा है, जिसको लेकर मैं यहां पर बात कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये एक तरह से एक अनुबंध हो जाता है कि लेन-देन हो जाता है दोनों पक्षों के बीच में। जो बेच रहा है या जो खरीद रहा है, एक ईआरपीए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद उसका नियंत्रण कंट्रोल होता है। तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक थे। इनको पूरी कोशिश की गई है कि शॉर्ट वीडियोस में किस हिसाब से समझा दें। बहुत सारे बेसिक टर्मों को भी समझाया है। यूपीएससी के फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं अनअकैडमी पे जो अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट दिन आपको डिफरेंट आपके चॉइसेस हैं, आप देख लीजिए किस हिसाब से करना है। ये आपको एनरोल करने के लिए यहाँ जाइए, रवि यूपीएससी पास कोड यूज़ कीजिए। और लास्ट में एक बात और बता दूं कि मेरे कोर्सेज जो हैं साइंस टेक के और साथ साथ इसके बाद इन्वायरमेंट टेक कोर्सेज जो हैं वो 21 दिसंबर से अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस टेक की क्लासेस मत मिस कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक और प्लस उसका एडवांस लेवल और प्लस उसके करंट अफेयर्स, तीनों को जोड़कर मैं यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो मिस मत कीजिएगा, यहाँ पर जुड़ जाइए और ये रवि यूपीएससी कोड है, इसको यूज़ कीजिए। लास्ट में दोस्त, ये यूपीएससी के कोर्सेज हैं जो बैचेस हैं। 15 दिसंबर से एनसीईआरटी बैच, 22 दिसंबर से जो है यूपीएससी जीएस 2022-2023 के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और प्लस यूपीएससी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं जो यहाँ पर मैं आप सबको राय दूंगा कि ये कोर्स आप जरूर ले लीजिएगा। इसमें असल में फ़ायदा क्या मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस कोर्स में ये है, यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है। तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेंटरशिप आपको दे देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी देता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो वहाँ ले सकते हैं। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के जो रेट हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लेते समय आप कोई भी कोड अगर रवि यूपीएससी यूज़ करते हैं 10% इसका डिस्काउंट मिलता है। आपके ऑप्शन में भी ये अलग से आपको डिस्काउंट दिया जाता है रवि यूपीएससी कोड से, आप यहाँ भी ले सकते हैं। और अंत में चलते चलते मित्र, ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर आप मेरे पीडीएफ और साथ साथ वीडियोस के लिंक ले सकते हैं। और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहाँ मैं आपको साइंस टेक इन्वायरमेंटल क्लासेस लेता हुआ मिलूंगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ मेरी सारी क्लासेस हैं। रवि यूपीएससी पासपोर्ट यूज़ कीजिए। और चलते चलते अंत में मुझे सब्सक्राइब, घंटा बजाना और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर ले लें, फिर से मैं बोल देता हूँ। और दोस्त, अंत में वही बातें जो मैं फिर रिपीट करूँगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।